हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 11th क्लास बायोलॉजी में हमारा जो लेसन नंबर 2 चल रहा है, आज हम उसमें प्रोटिस्टा जगत की शुरुआत करेंगे। लेसन जो हमारा है जीव जगत का वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 2, 11th बायो। तो सेकंड जो जगत है मोनेरा के बाद वो है प्रोटिस्टा जगत। तो मोनेरा जगत हम पढ़ चुके हैं और मोनेरा के बाद दूसरा जो जगत आता है वो प्रोटिस्टा जगत है। तो बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहली बात करें बच्चों विशेषता में, तो ये जीव जो होते हैं ना, ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, लेकिन ये पूर्ण विकसित होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक जीव हैं। एक कोशिकीय तो है, लेकिन एक कोशिका इनकी जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है, अर्थात एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इनमें यूकैरियोटिक है, इसका मतलब इनमें केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। ये दोनों संरचनाएं इनमें उपस्थित है, केंद्रक भी है और केंद्रक झिल्ली भी है। ये बच्चों स्वयंपोषी भी हो सकते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परपोषी भी होते हैं, यानी कि दूसरों पर भी भोजन के लिए निर्भर रह सकते हैं, अर्थात स्वयंपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। इनमें जो जनन है वो अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। इनकी कोशिका पूर्ण विकसित है, अतः इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में, जैसे कोशिका के अंदर जो अंगक पाए जाते हैं उनको कोशिकांग कहते हैं बच्चों। जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अगर स्वयंपोषी है तो हरित लवक भी होगा, अंतः प्रद्रवी जालिका आदि। ये संरचनाएं जो हैं ये उपस्थित होती हैं, ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। तो बच्चों प्रोटिस्टा जगत को हम कुछ वर्गों में, कुछ समूहों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो समूह है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की विशेषताएं देखें तो इनमें सिलिका के कण पाए जाते हैं, यानी इनकी कोशिका भित्ति में किसके कण होते हैं? सिलिका के कण मौजूद होते हैं, जिससे ये आसानी से नष्ट नहीं होते, यानी जल्दी ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका के कण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका सदस्य आता है डायटम, डायटम के
मृत अवशेष डायटम के मृत अवशेष जल के बिल्कुल तल में बैठ जाते हैं और इससे डायटमी या डायटेमियस मृदा का निर्माण होता है और ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये जम जाता है इसके अवशेष और जिससे डायटेमियस मृदा बन जाती है। इसका हम काम कहाँ लेते हैं यूज में, जैसे तेल, शर्करा आदि के फिल्ट्रेशन में, यानी इनको अगर हमको फिल्टर करना है तो इसमें हम डायटेमियस जो मृदा है उसको यूज में लेते हैं। ये डायटमी जो मृदा है इसको हम इनके फिल्ट्रेशन में, इसके अलावा जो अल्कोहल है अल्कोहल के फिल्ट्रेशन में भी काम में लेते हैं। अल्कोहल, तेल, शर्करा आदि के फिल्ट्रेशन में डायटमी मृदा को हम इस्तेमाल में लेते हैं। इसके जो उदाहरण हैं बच्चों, एक तो डायटमी हो गया और इसके अलावा सुनहरे शैवाल। जो डायटम है वो भी सुनहरा शैवाल के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरे सुनहरे शैवाल हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला समूह हमने इसका बनाया वो हो गया क्राइसोफाइटा, जिसमें सिलिका के कण मौजूद होते हैं इसकी कोशिका भित्ति में और ये कण इनको नष्ट होने से बचाते हैं। सेकंड जो है, सेकंड इसके अंतर्गत आता है डिनोफ्लैजिलेट। डिनोफ्लैजिलेट इसकी विशेषता देखें तो इसकी कोशिका भित्ति में, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है उसमें कठोर पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कठोर पट्टिकाएं होती हैं और डिनोफ्लैजिलेट्स की जब अत्यधिक संख्या बढ़ जाती है, अत्यधिक संख्या बढ़ जाने पर जो समुद्री जल है, ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल का रंग लाल दिखाई देने लगता है और इसे बोलते हैं रेड टाइड। रेड टाइड। तो रेड टाइड एक कंडीशन है जिसमें संपूर्ण समुद्री जल जो है वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है और इसलिए इसको रेड टाइड भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो शैवाल आते हैं वो होते हैं लाल शैवाल। गोनियल एग्स। तो ये हो गया डिनोफ्लैजिलेट, यानी कि इसमें हम देखें तो कोशिका भित्ति में कठोर पट्टिकाएं मौजूद होती हैं और इनकी अत्यधिक संख्या बढ़ जाने से समुद्री जो जल है वो संपूर्ण जल लाल दिखाई देने लगता है। तीसरा जो इसका प्रकार है या इसका वर्गीकरण हम कर रहे हैं उसमें आता है यूग्लिनोइड। बच्चों यूग्लिनोइड जो है ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये यूग्लिनोइड है। इनमें कोशिका भित्ति तो होती है अनुपस्थित, किंतु इसके स्थान पर एक पतली झिल्ली मौजूद होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल।
क्या बोलते हैं बच्चों? पतली झिल्ली को पेलिकल बोलते हैं। लेकिन स्वपोषी होते हैं, कोशिका में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो हम उदाहरण पढ़ते हैं वो आता है युगलिना। आपको पता होगा कि ये पादप व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी भी कहलाती है। युगलिना को क्या कहते हैं हम? पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी, यानी दोनों को जोड़ने वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, पादपों के भी और जंतुओं के भी। प्रोटिस्टा का जो अगला वर्गीकरण है, यानी इसका चौथा जो भाग है वो है अवपंक कवक। अवपंक कवक में बच्चों निम्न स्तरीय कवक आते हैं। ये सड़े, मृत, सड़े गले, मृत सड़े गले पादप व जंतु अवशेषों से पोषण ग्रहण करते हैं। जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनसे पोषण ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी वो होते हैं जो मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करें। और इसमें उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, इसका उदाहरण निम्न स्तरीय कवक, यानी फफूंदी। तो ये हो जाता है अवपंक कवक। इसका जो पांचवा प्रकार है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को बच्चों हम चार भागों में बांट के चलते हैं। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। इनको बांटा है किस आधार पर? इनमें गमनांग, गमनांग का मतलब है गमन करने वाली संरचनाएं। इनमें गमन करने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, यानी इनमें कूटपादों द्वारा गमन होता है। हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कूटपादों द्वारा गमन। कूटपाद क्या होते हैं? अमीबा कुछ नकली आभासी पैरों के समान संरचनाएं उत्पन्न करता है, जिनको कूटपाद कहते हैं। इनसे ये गमन कर सकता है। इनका जो उदाहरण है वो आएगा अमीबा। सेकंड है कशाभी प्रोटोजोआ। बच्चों नाम से पता लग रहा है, कशाभिकाओं द्वारा गमन। कशाभिकाएं क्या होती हैं? यानी कि किसी जीव के ऊपर इस तरह से दो लंबे तंतु से पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कशाभिकाएं। दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनकी सहायता से गमन करते हैं। उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। इसी प्रकार से जो इसका तीसरा प्रकार है प्रोटोजोआ का, वो है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। इसमें पक्षमाभ द्वारा गमन होता है। पक्षमाभ क्या होते हैं? पूरे जीव के शरीर पर छोटे छोटे रोम सदृश्य संरचनाएं होती हैं। बड़ी संरचनाओं को तो कशाभिका कहते हैं, छोटे रोम सदृश्य संरचनाओं को पक्षमाभ या सीलिया कहते हैं। तो इनकी सहायता से गमन करते हैं। उदाहरण इसमें हम लेंगे पैरामीशियम। और बच्चों चौथा जो प्रकार है वो है स्पोरोजोआ। इनमें गमनांग यानी गमन करने वाली संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं।
ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी। उदाहरण प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो परजीवी का मतलब होता है बच्चों कि ये दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं और उनसे पोषण ग्रहण करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने प्रोटिस्टा जगत पढ़ा। इसको अपनी नोटबुक में लिखकर और अच्छी तरह से याद कीजिए। लगातार वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।